गुणाज्ञा मनीषा कुमारी, पूजा कुमावत, संध्या, निकिता, अंजना, सुनीता चौधरी, ज्योति, बीना, अर्ची कुमारी, सृष्टि गोयल। और को देख लेते हैं और स्टार्ट तो अपन कर देते हैं। ठीक है, शेयर स्क्रीन पर किसकी बात कर रहे हैं आप? विसरण की, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं अपन। ये तो कर चुके थे अपन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन की। तो ठोस, द्रव एवं गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। यह गति तब तक जारी रहती है जब तक अणुओं का उपलब्ध माध्यम में जब तक अणुओं का उपलब्ध माध्यम में समान वितरण नहीं हो जाता है। मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन की। तो ठोस, द्रव एवं गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और यह गति तब तक जारी रहती है जब तक अणुओं का उपलब्ध माध्यम में समान वितरण नहीं हो जाता है। जैसे कि यदि इत्र या अमोनिया से भरी बोतल को खोलकर कमरे के किसी स्थान पर रख दिया जाए तो शीघ्र ही इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार यदि जल से भरे बीकर में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया जाए तो कुछ समय पश्चात क्रिस्टल अदृश्य हो जाता है तथा बीकर का रंग या बीकर का सारा जल नीला हो जाता है। तो अपन ये देख रहे हैं चित्र में, यह 2.1। इसमें क्या दिखा है? डिफ्यूजन, विसरण। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का जल के घोल में विसरण। ये देखो, इस बीकर में अपन ने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं और बीकर में क्या बना हुआ है? पानी। तो कहने का मतलब है, बता रही हूँ कि यदि जल से भरे बीकर में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया जाए तो कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल अदृश्य हो जाता है तथा बीकर का सारा जल नीला हो जाता है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रसार होता है तथा अणु उपलब्ध माध्यम में समान रूप से फैल जाते हैं। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार अणुओं की गति उनकी उच्च मुक्त ऊर्जा फ्री एनर्जी क्षेत्र से कम मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर होती है और पदार्थ की मुक्त ऊर्जा उसके अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जैसे रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल किसे कहते हैं? कि पदार्थ की मुक्त ऊर्जा उसके अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जिसे रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए किसी पदार्थ की विसरण दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसकी मुक्त ऊर्जा अथवा रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल पर निर्भर करती है। इस प्रकार पदार्थ की विसरण दर उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की और सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होती है तथा यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक उपलब्ध क्षेत्र में सांद्रता प्रवणता समाप्त हो जाए। इस अवस्था को इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब साम्यावस्था कहते हैं। और साम्यावस्था पर भी अणु गति करते रहते हैं, परंतु इनकी गति सभी दिशाओं में समान दर से होती है, अर्थात वास्तविक गमन शून्य होता है। तो किसी भी तंत्र में प्रत्येक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र होता है। तो गैस
द्रव या विलय एक ही माध्यम में स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वयं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तृत होते हैं। इसे स्वतंत्र विसरण इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल वाष्प तथा ऑक्सीजन का रंध्रों से बाहर की ओर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पत्तियों में भीतर की ओर विसरण होता है। तो इन सभी का विसरण एक दूसरे से स्वतंत्र तथा स्वयं की सांद्रता प्रवणता के अनुसार साथ साथ तथा भिन्न भिन्न दर से होता है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। तो किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों की विस्तृत होने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न दाब डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। विसरण दाब कहलाता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के अणु या आयनों की विस्तृत होने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न दाब विसरण दाब कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। और यह दाब विस्तृत होने वाले पदार्थों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो विसरण दाब के आधार पर अणुओं का उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर गमन होता है, अर्थात डीपीजी डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट विसरण दाब प्रवणता के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में विसरण की दर उस क्षेत्र के दो बिंदुओं के विसरण दाब अंतर पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को, विसरण को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? मतलब वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं विसरण की दर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। एक है घनत्व, पहला है डेंसिटी। तो पदार्थों के विसरण की दर उनके आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल स्क्वायर रूट के व्युत्त क्रमानुपाती होती है। पदार्थों के विसरण की दर उनके आपाक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी के वर्गमूल स्क्वायर रूट के व्युत्त क्रमानुपाती होती है। इसलिए द्रव की विसरण दर गैस से कम तथा ठोस की विसरण दर सबसे कम होती है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, माध्यम की सांद्रता। तो विसरण की दर माध्यम की सांद्रता तथा आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी के व्युत्त क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार ठोस माध्यम में विसरण दर कम, द्रव माध्यम में विसरण दर तेज तथा गैस में सबसे तेज होती है। अब बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर की। तो तापमान वृद्धि के साथ विसरण दर भी बढ़ती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा पदार्थों की विसरण दर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अब बात करते हैं विसरण दाब प्रवणता, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तो विसरण की दर विसरण माध्यम में विसरित होने वाले अणुओं के विसरण दाब के अंतर के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्त क्रमानुपाती होती है, अर्थात विसरण दाब प्रवणता डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के अनुसार होती है। विसरण दाब प्रवणता को निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू dp1 माइनस dp2 डिवाइडेड बाय d। तो dp1 तथा dp2 विसरण माध्यम में दो सिरों पर स्थित विसरित होने वाले अणुओं का विसरण दाब तथा d उनके मध्य की दूरी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। तो विसरण की, तो कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। दूसरा है खनिज लवणों का बाह्य माध्यम से मूल ऊतकों में प्रवेश विसरण द्वारा होता है। और मूल द्वारा जल का अवशोषण जल अणुओं के विसरण के फलस्वरूप होता है। और ट्रांसपिरेशन में जल वाष्प के रूप में पादप के
आंतरिक भागों से बाह्य वातावरण में विस्तृत होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति विसरण द्वारा होती है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिर्गमन विसरण द्वारा होता है। तो ये अपन ने बात करी व्हाट आर रिलेशंस ऑफ द प्लांट सेल्स। तो अभी इंग्लिश मीडियम का तो कोई नहीं है ना, तो हिंदी मीडियम में ही ले फिर। इंग्लिश मीडियम का तो कोई नहीं है अभी, ठीक है, तो हिंदी में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा ऑस्मोसिस, परासरण। तो परासरण विलायक पदार्थों का विशिष्ट प्रकार का विसरण है जो अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। यदि एक विलयन तथा उसके शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली से या अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखते हैं तो विलायक के अणु विलयन में विस्तृत हो जाते हैं। इस प्रकार विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में विसरण परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। यदि दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक निम्न सांद्रता विलयन से उच्च सांद्रता विलयन में विस्तृत होता है तथा यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक दोनों ओर विलयन की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। इस प्रकार विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में विसरण की क्रिया परासरण कहलाती है और दोनों ही परिस्थितियों में विलायक अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र में विस्तृत होता है। तो अपन कह सकते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक या जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विस्तृत होता है। परासरण क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती है, अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली के दोनों ओर विलायक की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार पर देख रहे हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो इसको एक बार ऑस्मोसिस को इंग्लिश में बता देती हूँ। ये तो डिफ्यूजन प्रेशर ही है, इंग्लिश में तो आपको है भी नहीं, तो डिफ्यूजन प्रेशर की इसकी स्लाइड कर लेते हैं अपन। व्हाट आर रिलेशंस ऑफ ए प्लांट। अच्छा, अब बात करते हैं वास्तव में विलायक का विसरण झिल्ली के दोनों ओर से होता है, परंतु कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर अधिक अणुओं का तथा अधिक सांद्रता विलयन से कम सांद्रता विलयन की ओर कम सांद्रता विलयन की ओर कम अणुओं का विसरण होता है। इस प्रकार नेट डिफ्यूजन विलायक की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो अपन कह सकते हैं परासरण क्रिया द्वारा जीवित कोशिकाओं या ऊतकों में जल का प्रवेश अंतः परासरण एंडोस्मोसिस कहलाता है। तो अंतः परासरण एंडोस्मोसिस किसे कहते हैं? परासरण क्रिया द्वारा जीवित कोशिकाओं या ऊतकों में जल का प्रवेश अंतः परासरण एंडोस्मोसिस कहलाता है, जबकि परासरण द्वारा कोशिकाओं या ऊतकों से जल का निकास एक्सोस्मोसिस बाह्य परासरण कहलाता है। तो अंतः परासरण तथा बाह्य परासरण कोशिकाओं तथा बाह्य वातावरण में जल की आपेक्षिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देख लो, ये अपन को एक्सपेरिमेंट में दिखाया, ये है परासरण क्रिया शो करी है। एक में दिखाया है अंतः परासरण, एक बी में दिखाया है बाह्य परासरण। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है अपन ने, ये एक, और एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब दिखाया है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का प्रदर्शन। तो अपन कैसे कर सकते हैं? ये जो एक्सपेरिमेंट है थिसल की
प्रयोग द्वारा ऑस्मोसिस परासरण का प्रदर्शन। तो इसमें क्या है, एक पतली, एक लंबी नली की थिसल फनल लेते हैं तथा उसके मुंह पर अर्ध पारगम्य झिल्ली, एनिमल ब्लैडर और पर्चमेंट मेम्ब्रेन को धागे से बांध देते हैं। तो ये देखो बेटा, अपन ने क्या लिया है, एक लंबी नली की थिसल फनल लेते हैं। क्या ले रखा है, एक लंबी नली की थिसल फनल लेते हैं तथा इसके मुंह पर अर्ध पारगम्य झिल्ली, एनिमल ब्लैडर और पर्चमेंट मेम्ब्रेन को धागे से बांध देते हैं और झिल्ली के अतिरिक्त किनारे काट देते हैं तथा इसके परिधीय भाग को रबर सॉल्यूशन द्वारा चिपका देते हैं ताकि किनारे जल रोधी वाटर टाइट हो जाए। अब इसमें 10 से 20% चीनी का घोल भर देते हैं। ये देख रहे हो, थिसल फनल में अपन ने क्या भर दिया, शुगर सॉल्यूशन। कितना है, 10% से 20% तक शुगर सॉल्यूशन अपन थिसल फनल में भर देते हैं। अब इसमें 10 से 20% चीनी का घोल भर देते हैं तथा इसके स्तर को नली पर चिन्हित कर देते हैं। अब इसे शुद्ध जल से भरे बीकर में रखते हैं। अब इसको किसमें रख दिया है, थिसल फनल को जल से भरे बीकर में रखते हैं। कुछ समय पश्चात नली में जल स्तर ऊपर बढ़ जाता है क्योंकि बीकर से जल झिल्ली से होकर थिसल की में प्रवेश कर जाता है और बीकर के जल का परीक्षण करने पर देखते हैं कि उसमें शर्करा अनुपस्थित होती है। इस प्रकार झिल्ली विलय कणों के लिए पारगम्य नहीं होती, केवल विलायक अणुओं के लिए ही पारगम्य होती है। इस प्रकार विलायक अणु अपनी अधिक सांद्रता शुद्ध जल से कम सांद्रता शर्करा विलयन की और अर्ध पारगम्य झिल्ली से विस्तृत होते हैं। अब आपने एक बार पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब। तो वह अधिकतम दाब प्रेशर जो परासरणी सक्रिय विलयन में उस समय उत्पन्न होता है जब इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा इसके शुद्ध विलायक से पृथक रखा जाता है, परासरणी दाब कहते हैं। किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब किसे कहते हैं, वह अधिकतम दाब जो परासरणी सक्रिय विलयन में उस समय उत्पन्न होता है जब इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा इसके शुद्ध विलायक से पृथक रखा जाता है, परासरणी दाब कहलाता है। तो चूंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल अणुओं का विसरण साम्यावस्था स्थापित होने तक होता है, साम्यावस्था में विलयन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विलायक अणुओं के अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन में प्रवेश को रोकता है। अतः परासरण दाब विलयन में उत्पन्न वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो विलायक अणुओं के अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन में प्रवेश को रोकने में सक्षम होता है। तो विलयन का परासरण दाब ऑस्मोमीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अपन किससे मेजर करते हैं, नापते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब ऑस्मोमीटर नामक एपरेटस उपकरण द्वारा मापा जाता है। और पेफर का परासरण मापी, इसको कहते हैं पेफर्स ऑस्मोमीटर, सबसे सामान्य प्रकार का परासरण मापी है। इसमें एक छिद्रित पोर्सिलेन का बेलनाकार पात्र होता है जिसकी सतह पर कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है और इस पात्र में अज्ञात परासरणी दाब का विलयन भरकर जल से भरे पात्र में रखते हैं। अब इस पात्र को एक नली की सहायता से पारे के मैनोमीटर से जोड़ देते हैं और कुछ समय पश्चात मैनोमीटर में पारे का स्तर बढ़ जाता है जो परासरणी दाब को
इंगित करता है, दर्शाता है। अब एक बार देखते हैं कौन आया है अभी। ज्योति मीना, साक्षी यादव भी आ गई अभी। तो अपन परासरणी दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को वायुमंडलीय दाब के रूप में निरूपित किया जा सकता है, परंतु आजकल इसकी इकाई बार है, मतलब बार है। अब अपन कह सकते हैं, किसकी बात करते हैं, आधुनिक कार्यकी वैज्ञानिकों या आधुनिक कार्यकी वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट परासरणी दाब के स्थान पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल परासरण विभव शब्द का प्रयोग करते हैं, जो परासरणी दाब के बराबर, परंतु इसका मान ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं टर्गर प्रेशर एंड बॉल प्रेशर। एक बार साक्षी यादव भी आ गई तो इंग्लिश में भी थोड़ा बता देती हूँ। पहले टर्गर प्रेशर एंड बॉल प्रेशर को देख लेते हैं। स्फीत दाब एवं भित्ति दाब। तो परासरण के कारण किसी बंद परासरणी तंत्र में जल के प्रवेश से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर स्फीत दाब कहलाता है। और यह परासरण क्रिया के फलस्वरूप होने वाला वास्तविक दाब है, जो परिवर्तनशील होता है तथा इसका अधिकतम मान परासरण दाब के बराबर होता है। तो अंतः परासरण क्रिया द्वारा कोशिका में जल प्रवेश करता है और यह जल कोशिकाओं में एकत्र होता है। रिक्तिका जीव द्रव्य पर दबाव डालती है, जिससे प्लाज्मा कला तन जाती है तथा कोशिका स्फीत हो जाती है। इस स्थिति में कोशिका रस द्वारा प्लाज्मा कला पर पड़ने वाला बल स्फीत दाब टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब साक्षी आ गई, साक्षी यादव आई क्या? हाँ, एक बार इंग्लिश में और शेयर कर देती हूँ जो हाँ अच्छा अभी पढ़ाया था डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स from their region of higher concentration to the region of their lower concentration is known as diffusion. So the exchange of carbon dioxide, oxygen and water vapor is due to the process of diffusion. एक बार निकाल रही हूँ डिफ्यूजन का भी मैं। अपन बात कर रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन। एक मिनट रुको आप। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन? We are talking about the plant relations. ठीक है, तो प्लांट वाटर रिलेशन अच्छा ठीक है। What are the characteristics of diffusion? The following are the important characteristics of diffusion. The molecules or ions diffuse from the region of their higher concentration to the region of lower concentration. क्या बोला? The molecules or ions diffuse from the region of their higher concentration to the region of lower concentration. This can be shown by various examples. For example, if a crystal of copper sulfate is put in water, the copper sulfate molecules diffuse uniformly throughout the liquid, giving it a uniform color. Similarly, sugar diffuses uniformly when sugar is put in water, giving it a uniform sweet taste. Next, the diffusing molecules move randomly towards all the regions of their lower concentration. Now, this is the high concentration of dye particles. ये क्या दिखाया? This is a beaker full of water, and in this beaker full of water, we take the dye particles. तो अपन ये कह सकते हैं कि the direction of diffusion of one substance is independent of the movement of another substance. Next अपन बात करते हैं what is diffusion pressure.
तो डिफ्यूजन प्रेशर इज ए हाइपोथेटिकल टर्म. डिफ्यूजन प्रेशर means the potential ability of a gas, liquid or solid molecule to diffuse from an area of its greater concentration to an area of its lesser concentration. So what is diffusion pressure? Diffusion pressure is a hypothetical term describing the potential ability of a gas, liquid or solid molecule to diffuse from an area of its greater concentration to an area of its lesser concentration. अब अपन बात करते हैं, कहां तक बता दिया था, यहां तक हो गया था. व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये बात करते हैं. तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता. इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था और विसरण दाब किसी भी पदार्थ की विस्तृत होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा सांद्रता के समानुपाती होता है. तो शुद्ध विलायक का विसरण दाब, शुद्ध विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है. जब शुद्ध विलयन में विलय कण मिलाए जाते हैं तो इस प्रकार बने विलयन का विसरण दाब कम हो जाता है और विसरण दाब में होने वाली यह कमी विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाती है. इस प्रकार किसी भी विलयन का विसरण दाब उसके शुद्ध विलायक से कम होता है. तो किसी विलयन के विसरण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के निश्चित ताप व दाब पर अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं. इसी प्रकार किसी तंत्र का विसरण दाब न्यूनता वह शुद्ध दाब होता है जिससे जल उसमें प्रवेश करता है, अर्थात यह तंत्र की जल अवशोषण क्षमता का माप है. इसलिए इसे शोषण दाब, सक्शन प्रेशर अथवा अवशोषण विभव एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल भी कहते हैं. तो जल की गति सदैव कम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती है. तो डीपीडी को मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को वायुमंडल या बार में मापा जाता है. अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे वाटर पोटेंशियल, ये कल कर लेंगे. और वैसे तो अभी आज दूसरा स्टार्ट करेंगे. साक्षी तो गई वापस आके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं.